गांधी जी की ओर से पुनः समझौता पर किसने हस्ताक्षरित किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो आप लोग यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देख लेते हैं पुनः समझौता के बारे में। जो पुनः समझौता है 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यह। और इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षरित नहीं किए थे, बल्कि यहाँ पर अंबेडकर और गांधी के अनुमतियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। और 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर समान वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2024 में क्या था? तो इसका स्कोर 27.3 रहा था, रैंक 105वां रहा था और यह बहुत ही गंभीर रहा था। आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कोर 27.3, रैंक 105 और यह बहुत ही गंभीर रहा था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारत की GHI स्कोर था 2024 में 27.3 थी, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया था। और इसमें टोटल 127 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान 105वां आया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुएं से पानी भरने जैसे कार्य करते समय भेदभाव न करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी समता और समानता से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 15 यानी अनुच्छेद 15 है। तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ को एक साथ चुना यानी सिलेक्ट किससे हम लोग करते हैं? तो ट्रिपल क्लिक से करते हैं। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपल क्लिक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, PSE यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तहत आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 2023 में की गई थी। आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस समूह या ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप 17 में रखा गया है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। जो आज यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 तत्व हैं, उसमें जो 94 है वो प्राकृतिक तत्व हैं, बाकी जो 24 तत्व हैं वो सिंथेटिक है। तो पिछले की शिफ्टों में पूछा गया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो वहाँ पे 94 दिया गया था। यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक तत्व है वो 94 है। और जो टोटल जो वर्ष 2018 था वहाँ पे उस टाइम के वहाँ पे 30 तत्व ज्ञात थे, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देता है। तो आप लोग यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आरक्षण देना यहाँ पे था। देख लेते हैं इसके बारे में। जो संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण यहाँ पे परिचय देता है। और यहाँ पे भारत के संविधान का 103वां संशोधन आधिकारिक रूप से संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में जाना जाता है, मतलब यहाँ पे 2019 में इसको पारित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 38 करता है। तब लोग यहाँ पे अनुच्छेद 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। जो अनुच्छेद 38 है, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थित सुविधाएं और अवसरों के असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 38 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन में यहाँ पे कुछ किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें दिए गए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 के कुछ भी बदलाव यहाँ पे किया गया था। देख लेते हैं कौन सा बदलाव किया गया था। यह अनुच्छेद 39 के ए में कहता है गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 का एक कहता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे जो ये दोनों आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश होता है। तो आप लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इस बारे में। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ पे दिहांग नदी या सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया नाम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन MS PowerPoint what is the shortcut key you can press to start the presentation for the first slide? तो F5 से होता है। तो आप लोग का F5 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अन्नामलाई पहाड़ी से पूछा गया था, तो इसका तो एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन देख लेते हैं अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है और इसका सामान्य उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व रुझान है। अनाई पीक जो 8,842 फीट या इसको बोल सकते हैं मीटर में 2,695 मीटर है, श्रेणी के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है और दक्षिण भारत में यह स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, तो आप लोग को यहाँ पे गोरखपुर ऑप्शन दिया गया था, इसलिए इसका गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देख लेते हैं इसके बारे में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें कुतुब उल इस्लाम व कुतुब मीनार इसे बनवाया प्रारंभ किया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो 10वां स्थान प्राप्त किया था। तो आप लोग यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द टॉप ऑफ अ वर्कशीट इन MS एक्सेल? तो फार्मूला बार होता है, तो आप लोग का फार्मूला बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान्सिकस में आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अल्बर्ट प्रांत यानी कनान्सिकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं इसका विषय क्या था यहाँ पे। तो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन एवं शांति एवं सुरक्षा इसका विषय था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बलात् श्रम और जबरन कार्य से संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बाल श्रम यानी फोर्स लेबर और जबरन कार्य से संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद नंबर 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसका उल्लंघनीय दंडनीय अपराध है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो एक धर्म एक ईश्वर यानी वन रिलीजन वन गॉड का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर श्री नारायण गुरु हो जाएगा। वे केरल के महान संत, समाज सुधारक और अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जिन्होंने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध यहाँ पे यह संदेश दिया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर श्री नारायण गुरु हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल का तिर्यक बिंदु क्या होता है? जल का तिर्यक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी वाष्प एक साथ संतुलन में मौजूद रहती है। तो जल का तिर्यक बिंदु अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में पूछा जाए तो 273.16 केल्विन होता है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन वहाँ केल्विन नहीं दिया था, सेंटीग्रेड दिया था, इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर 0.01 सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर ले तापमान और 611.657 पास्कल यानी लगभग 0.00604 वायुमंडलीय दाब पर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसका बना हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः ऑस्टिटाइट नामक नरम पत्थर से बनी होती थी, जिन पर पशुओं की आकृति और सिंधु लिपि अंकित रहती थी। लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे ऑस्टिटाइट नहीं दिया था, तो इसके जगह पे यहाँ पे सील खड़ी दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे सील खड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मोहरे और अन्य वस्तुओं की इसी सील खड़ी से बनाई जाती थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पश्चिमी गांव का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी गांव गुहार मोती है, जो कि गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। तो आप लोग का गुहार मोती करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का सबसे पूर्वी गांव किप्थू है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। और यहाँ से पूछा जाए अगले सेट में जो भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो किप्थू है,
जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी गांव यहाँ पे तुरतुक माना जाता है, जो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लोकसभा कैसे भंग करता है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यहाँ पे भंग किया जा सकता है। तो आप लोग का ऑप्शन में दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो यहाँ पे आप लोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 2 और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से मिलती है। और भी यहाँ पे देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में, आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि कोई सरकार बहुमत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन सकती है, तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था। तो यहाँ पे पूछा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, तो म्यांमार में भूकंप से संबंधित था। तो आप लोग का म्यांमार में भूकंप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में, यह ऑपरेशन 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के नेताओं से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्टेट किसको अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो आप लोग का भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जलडमरू मध्य भारत के में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग यानी जाफना जिले के बीच स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को मालवा का पठार या विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया गया होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, जबकि दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्कन का पठार है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग का दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिससे भारत गरीब होता जा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था। तो ब्रिटिश शासन में भारत के लिए अंतिम उच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल था, जो लंदन में स्थित था। यहाँ पे इसका प्रिवी काउंसिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया था। भारत के उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। यह ब्रिटिश काल में सर्वोच्च अपील न्यायालय था। तो आप लोग यहाँ पे प्रिवी न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी। तो 1950 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया था, अनुच्छेद 2 और 3 को किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप लोग का साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में, अनुच्छेद यहाँ से पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है, तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्मोगोआ बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आप लोग का पश्चिमी तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अरब सागर के किनारे जुआरी नदी के मुहाने के पास स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+S शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+S करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मैक पर Command+S का भी उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट मेन्यू पहली बार किस विंडो के साथ सामने आया था। तो विंडोज 95 के सामने आया था। तो आप लोग का विंडोज 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंडो में अस्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो शिफ्ट+ डिलीट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका शिफ्ट+ डिलीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा 2013-14 से 2023-24 में भारत का गरीबी कितना कम हुआ है।
तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना कम हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013 से 14 में 29.17% थी, जो कि 2022 से 23 में घटकर 11.28% रह गई। यानी इस अवधि में गरीबी दर 17.89% अंक कम आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था, गरीबी कितना कम हुआ है। तो यहाँ पे 17.89% कम हुआ है, तो आप लोग का 17.89% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे है गरीबी से बाहर निकले लोग 2013 से 14 और यहाँ पे 2022 से 23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीब से बाहर निकले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कौन थे और कितना सीट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में आम पार्टी यानी एएपी को कुल 22 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा यानी बीजेपी के नेता यहाँ पे हरा दिए थे, जबकि संदीप दीक्षित कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर प्रवेश वर्मन हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी को कितना सीट मिला था, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 22 सीट मिला था। तो आप लोग को यहाँ पे 22 सीट और प्रवेश वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया था। तो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उड़ीसा के कटक शहर में उनके जन्म स्थान और ऐतिहासिक बराबती किले में मनाया गया था। तो उड़ीसा मनाया गया था, उड़ीसा के कटक शहर में। तो आप लोग का उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 3 दिवसीय यहाँ पे यह 3 दिवसीय भव्य समारोह 23 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है। तो त्रिमूर्ति का संबंध एलिफेंटा गुफा से है, जो मुंबई के पास स्थित है। यह भगवान शिव की त्रिमूर्ति यानी 3 मुखों वाली प्रतिमा मुख्य गुफा में स्थापित है और यह एलिफेंटा गुफाओं का सबसे प्रमुख आकर्षक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है, तो त्रिमूर्ति का गुफा जो है शिव से संबंधित है। तो इसका शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मुख्य रूप से क्या क्या आयाम यानी मापदंड होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें प्रमुख मापदंड होते हैं, जो कि यहाँ पे 4 को मुख्य इसका प्रमुख मापदंड होता है। चारों को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, यहाँ पे चौथा है राजनीतिक और शक्तिकरण। तो इन चारों में से 3 तो दिया गया होगा, लेकिन एक नहीं दिया होगा, उसमें से आप लोग का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है। तो अजंता की गुफा में है। तो आप लोग का अजंता की गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुफा नंबर जो 9 है, गुफा 9 में उड़ती हुई अप्सराओं का भी चित्रण यहाँ पे है, जो गति और सौंदर्य का बोधन कराती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में कितने भारतीय नगरीय क्षेत्र रहने की संभावना है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की शहरी आबादी करीब 54.27 करोड़ यानी 542.7 मिलियन होगी, जो कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 37% है। तो आप लोगों को परसेंट में पूछा गया था, तो इसलिए 37% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1726 में हुई थी। तो आप लोग का 1726 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम, जो कि अब चेन्नई में आता है, जिसकी स्थापना 1688 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीरम के द्वारा किस बीमारी का पता चलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीरम की जांच से कई बीमारियों का पता लगाया जाता है। मुख्य रूप से सीरम टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं सीरम से कौन कौन सा बीमारी का हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पहला है सीरम सिकनेस। यह एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ी बीमारी है, जिसमें दाने, बुखार, जोड़े में दर्द आदि का लक्षण होता है। दूसरा है विटामिन B12 की कमी। सीरम विटामिन B12 टेस्ट से शरीर में विटामिन B12 की मात्रा और उससे संबंधित बीमारियों का पता चलता है। और यहाँ पे तीसरा है सिकल सेल यानी एनीमिया और अन्य रक्त विकार। सीरम के विश्लेषण से खून की कमी और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों का पता चलता है। तो इन तीनों में से तीनों तो दिया गया होगा, लेकिन एक उसमें से नहीं दिया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इन तीनों में से कोई एक दिया होगा। यहाँ पे पूछा गया था
कि सीरम के द्वारा कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो इन तीनों में से एक दिया होगा, इसके अनुसार वो सही हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, यहाँ पे बताते हैं सीरम के बारे में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच दावोस स्विट्जरलैंड में इसके आयोजित हुआ था। तो दावोस स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में रेपो रेट दर कितना था, तो फरवरी 2025 में रेपो रेट 6.25% था। तो आप लोग का यहाँ पे 6.25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की थी, जिससे यह 6.50% से घटकर 6.25% हो गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन किताब किस शताब्दी में लिखी गई थी, तो ये पहली शताब्दी में लिखी गई थी। तो आप लोग यहाँ पे पहली शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बुक का लेखक जो है विलियम एच साफ हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद और संपादन किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई पदार्थ अति चालक प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। जब कोई पदार्थ अति चालक प्रदर्शित करता है तो उसमें विभिन्न निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन है, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, यानी उसमें से विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध का प्रभावित होता है। दूसरा है, पदार्थ के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे अगला इसमें प्रभाव है, संक्रमण ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा में भी अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो इन तीनों में से जो दिया होगा उसके अनुसार वो सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन मुझे सही से नहीं मिल पाया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितनी प्रतिशत होने की संभावना है, तो यहाँ पे 2036 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 38.6% होने की संभावना है। तो इसका 38.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था, तो इसका थीम था, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। या फिर इसी को यहाँ पे बोला गया था, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी इसका जो थीम रहा था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का एक प्रतीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ये औस, अमन और बोरे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चावल के 3 किस्में, तो आप लोग यहाँ पे चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 188 किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 188 जो है भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो इसका यहाँ पे राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों के शपथ से संबंधित है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे जो अनुच्छेद 178 है, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। ये भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब भी ये पद रिक्त होते हैं तब नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने अपने पुत्रों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने अपने पुत्र को महेंद्र को भेजा था, तो आप लोग का यहाँ पे महेंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पुत्री पूछता तो संघमित्रा इसका होता आंसर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था पुत्र के बारे में, इसलिए आप लोग का महेंद्र इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर में अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो अजमेर में अरावली पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ लूनी है। तो आप लोग यहाँ पे लूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले के नागगढ़ पहाड़ी यानी अरावली पर्वत के पश्चिम ढलानों से होता है, यहाँ से, जहाँ इसे शुरुआत में सागरमती के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात से होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी यहाँ पे कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी समाप्त हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साबरमती नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो साबरमती नदी को प्राचीन काल में भगवा कहा जाता है, या और भी इसे
स्रोभ्रमति भी बोला जाता है। तो आप लोग को ऑप्शन में भोगवा दिया गया था, इसलिए आप लोग का भोगवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसे गिरिकर्णिका भी कहा जाता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से देख लेते हैं और भी कुछ नदी को प्राचीन नाम, जैसे सतलज को शतुर्दी बोला जाता है, ब्यास को बिपाशा बोला जाता है, झेलम को वितस्ता बोला जाता है, चिनाब को आस्किनी या चंद्रभागा बोला जाता है, गंडक को सदानीरा बोला जाता है, घाघरा को कर्णपाली बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से आप लोग को अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोप 23 यानी UNFCCC का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पे ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील के बेलम शहर में किया जाएगा। मुख्य आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक चलेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह केसरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पत्रकार मदन मोहन सती हैं। तो आप लोग का मदन मोहन सती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आप लोग का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 से संबंधित डिजाइन किसने दिया? तो माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 का डिजाइन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र NVSSC ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया था। तो आप लोग को सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया था। वहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो मिलकर नक्कू के नाम से जाना जाता है। इसका मिलकर नक्कू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक ओशन युओंग का कौन सा उपन्यास एक 19 वर्षीय व्यक्ति से संबंधित है जो एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाला बन गया? तो ओशन वोंग का उपन्यास ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस है। तो आप लोग का अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक युवा व्यक्ति लिटिल डॉग की कहानी है जो अपनी माँ और दादी की देखभाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रियोस्टेट या परिवर्तित प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में से जो आप लोग को ऑप्शन दिया गया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का 2025 में बेरोजगारी दर कितना रहा था? तो भारत में अप्रैल 2025 का आधिकारिक बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5.1% रहा था। तो आप लोग का 5.1% बेरोजगारी दर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं यहाँ से, जो शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% था और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और युवाओं जिसे 15 से 29 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 13.8% थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कच्छ किस जिला में स्थित है? तो कच्छ भारत के गुजरात जिला में स्थित है। यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और इसका मुख्यालय भुज है। तो इसका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में 2025 पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किए थे। इसका द्रौपदी मुर्मू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात में दुर्गा पूजा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुजरात में दुर्गा पूजा के अवसर पर गरबा और डांडिया नृत्य किया जाता है। ये दोनों नृत्य नवरात्रि के त्यौहार के दौरान बड़ी उत्साह और भक्ति के साथ किए जाते हैं, जो गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। इसका करेक्ट आंसर गरबा और डांडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? तो भारत में 1921 से 1991 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहा जाता है, यानी पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। इस दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर और कुछ उच्च हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 1921 से 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभी जनसंख्या विस्फोट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट था 1951 से 1981 के बीच में, इसे जनसंख्या विस्फोट अवधि मानी जाती है। इस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि मृत्यु दर में
तेज गिरावट और उच्च प्रजनन दर थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा कई बार पूछ लिया गया है कि जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था। तो 1951 से 1981 के बीच की अवधि को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में किस जानवर की नक्काशी मिलती है। तो मोहनजोदड़ो में पत्थर के मोहरे पर कई जानवरों की नक्काशी मिलती है, जिसे वृषभ या सांड, एक सिंह जैसे आकृति और अन्य पशु मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग का एक सिंघा दिया गया था, तो आप लोग का एक सिंह वाला गैंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और है। विशेष रूप से मुहरे पर एक सिंह वाले पशु की नक्काशी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध थी। तो आप लोग का एक सिंह वाला गैंडा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी मार्च 2025 में किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह में वहां पे यात्रा किए थे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस गणराज्य के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो आप लोग यहाँ पे मॉरिशस गणराज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1602 में किस कंपनी की स्थापना की गई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसे ही वेरेनिग्रे ओस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसका जो स्थापना हुआ था, यह एक व्यापारिक कंपनी थी जो नीदरलैंड में स्थापित हुई थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का विनिमय निवेश कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भारत में विदेशी मुद्रा यानी विनिमय निवेश और संबंधित नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी फेमा, जो कि 1999 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग का आरबीआई और फेमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका 4 वर्षों का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो आप लोग का 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और 4 साल के लिए इन्हें पदभार संभालने को लिए मिलता है इनको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 का विद्रोह संबलपुर में किसने नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व संबलपुर में 1857 के विद्रोह थे संबलपुर में वीर सुरेंद्र शाह ने किया था। तो आप लोग यहाँ पे वीरेंद्र सुरेंद्र शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो महिला कंपाउंड में बात कर ले, स्वर्ण पदक कौन जीती थी। तो मथुरा धामन गांवकर ने जीता था। और वही पुरुष की बात कर ले तो पुरुष में अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजेस देवताले ने जीता था। तो आप लोग बताइएगा वहाँ पे महिला के लिए पूछा गया था या फिर पुरुष के लिए पूछा गया था। इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कच्छ और काठियावाड़ कौन से राज्य का कोस्टल एरिया है। तो गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया है। तो आप लोग का यहाँ पे गुजरात तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पित्त नली में रुकावट के कारण कौन सा विकार होता है। तो पीलिया हो जाता है हम लोग का। तो यहाँ पे पीलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज मेरे दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कर लें। अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।